स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोम्या इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने एडजेक्टिव को देखा और एडजेक्टिव के डिफरेंट रूप्स को हमने देखा, यानी उनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स को देख रहे हैं जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके करेक्ट यूज़ को हम देखेंगे कि उनके किस तरह से करेक्टली उनको यूज़ हम करते हैं। एक्चुअली ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इन्हें पहचानने में थोड़ी गलती कर जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड हैं फार्दर, फारदेस्ट और फर्दर। आज इन तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फार्दर का क्या अर्थ है, फारदेस्ट क्या होता है और फर्दर क्या होता है। एक्चुअली फार्दर और जो फारदेस्ट हैं ये फार की ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। फार का अर्थ होता है दूर, फारदेस्ट और फार्दर। फार्दर जो है वो फार का ही कंपैरेटिव डिग्री है, जिसका अर्थ है कंपैरेटिवली दूर, यानी तुलनात्मक रूप से दूर। जब हम टू प्लेस की कंपैरेटिव कर रहे हैं, दोनों की दूरी में कंपैरेटिव कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री फार्दर का यूज होता है। ओके, यानी जब दो प्लेस की तुलना की जाती है दूरी में, क्योंकि फार्दर और जो फारदेस्ट है वो दूरी के सेंस में यूज होते हैं। फार्दर और फारदेस्ट ये दोनों दूरी के सेंस में ही यूज होते हैं, क्योंकि ये फार की ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। जबकि फर्दर जो है, फर्दर वर्ड जो है उसका दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल, यानी अतिरिक्त, एडिशनल। ओके, जैसे कि मैं कहूं गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, कि मुझे इससे रिलेटेड अतिरिक्त जानकारी चाहिए। अब यहाँ पर फर्दर जो है वो एडिशनल है या अतिरिक्त है। ओके, और फर्दर जो है या तो किसी एक्शन को, एक्शन के संदर्भ में यूज किया जाएगा, या फिर इसे किसी इंफॉर्मेशन देने के या सूचना देने के संदर्भ में फर्दर का यूज किया जाएगा। ओके, जबकि फार्दर और फारदेस्ट ये दूरी के सेंस में यूज किए जाते हैं। फार यानी दूर, फार्दर यानी उससे दूर। किसी दो प्लेस की जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पर हम फार्दर का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो प्लेस रेलवे स्टेशन से बहुत दूर है या सबसे दूर है, तो वहां पर फारदेस्ट का यूज होगा, क्योंकि जो जगह सबसे दूर है उसके लिए क्या होगा, फारदेस्ट। ओके, सो फार, फार्दर और फारदेस्ट। अब इन तीनों में हम फर्दर को नहीं रखेंगे। फर्दर जो है वो अलग है। फर्दर का अर्थ होता है एडिशनल या अतिरिक्त। ओके, आइए इन तीनों को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। अब यहाँ टू प्लेस की आपस में कंपैरिजन हो रहा है। अलवर और जयपुर के बीच में कंपैरिजन है कि मुंबई जो है वो फार्दर है फ्रॉम अलवर, अलवर से ज्यादा दूर है, देन जयपुर, जयपुर के बजाय। ओके, यहाँ टू प्लेस में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ फार्दर आया है। ओके, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन शो हो रहा है, तो जब हम कंपैरिजन शो करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ओके, और फार का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, फार्दर। तो यहाँ मुंबई इज द फार्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर। ओके, मुंबई जो है वो अलवर से ज्यादा दूर है बजाय जयपुर के। इसी तरह से फार्दर का यूज हमने देखा, अब हम फर्दर का यूज देखेंगे। ओके, फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त या एडिशनल। जैसे नो फर्दर
एक्शन इज रिक्वायर्ड। अब किसी अतिरिक्त एक्शन की आवश्यकता नहीं है। ओके, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो फर्दर का अर्थ हो गया अतिरिक्त एक्शन की अब कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी है इन्हें समझना। अगर आप इन्हें मेरे वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखेंगे तो आपको और किसी लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं है, यही मैं सब कुछ आपको क्लियर करके बताऊंगी। सो फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त, फार्दर। अब आता है फारदेस्ट, जो कि फार की ही सुपरलेटिव डिग्री है। फारदेस्ट का अर्थ होता है सबसे ज्यादा दूरी पर। जैसे इट इज फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ये जो प्लेस है वो रेलवे स्टेशन से फारदेस्ट है, मींस कि सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। किससे? रेलवे स्टेशन से। सो यहां पर हम फारदेस्ट का यूज करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये बताता है कि ये सबसे अधिक फार है। फारदेस्ट यानी सबसे अधिक दूर है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया कि फार, फार्दर, फारदेस्ट। फार का अर्थ होता है दूर, फार्दर का अर्थ है तुलनात्मक रूप से दूर, और फारदेस्ट का अर्थ होता है सबसे ज्यादा दूर। जबकि फर्दर जो है उसका अर्थ या उसका दूरी से कोई लेना देना नहीं है, दूरी के संदर्भ में उसका यूज नहीं होता है। फर्दर का यूज होता है अतिरिक्त के संदर्भ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ ऐसे ही और वर्ड्स लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन होता है नियर और नेक्स्ट को लेकर। ओके, नियर और नेक्स्ट दोनों का अलग अलग अर्थ है और किस तरह से इनका यूज किया जाता है, आइए आज मैं आपको समझाती हूँ। नियर और नेक्स्ट ये 2 वर्ड्स हैं। ओके, नियर का अर्थ होता है पास और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। ओके, अब जो नियर है आप बोलते हैं पास, यानी यह किसको शो करता है? डिस्टेंस को, दूरी को बताता है। नियर वर्ड जो है वो सेंटेंस में हमेशा दूरी को शो करता है, जबकि नेक्स्ट जो है वो क्रम को यानी ऑर्डर को शो करता है। नियर वर्ड बताता है कि कौन सी चीज हमसे कितनी दूरी पर है, जबकि नेक्स्ट बताता है कि उस चीज का ऑर्डर क्या है, उस चीज का क्रम क्या है, वो कौन से क्रम पे है। सो जैसे कि इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम नियर और नेक्स्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नियर, राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। राम मेरी स्कूल के पास रहता है। कहाँ रहता है? नियर, यानी नजदीक। कितनी दूरी पर? बिल्कुल पास में, नियर। सो राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। अब ये दूरी बता रहा है कि दूरी में वो बिल्कुल मेरे नजदीक रहता है। ओके, राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। अब अगला सेंटेंस देखिए, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो दूरी में पास बैठी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या शो करता है? ये ऑर्डर को शो करता है कि वो कहां बैठी है। शी इज सिटिंग नेक्स्ट, यानी अगला नंबर उसका है, वो नेक्स्ट बैठी है, अपने क्रम में जो है वो अपने फादर के आगे या पीछे बैठी है। ओके, सो ये नेक्स्ट वर्ड जो है ये क्रम को बता रहा है या ऑर्डर को शो कर रहा है। इसी तरह से माई हाउस इज नियर टू स्टेशन। मेरा जो हाउस है वो नियर है, यानी पास में है, स्टेशन के पास में है। ओके, नॉट द नेक्स्ट। ओके, सो नियर इज showing about the distance. Now I will meet you at next station. मैं तुमसे अगले स्टेशन पर मिलूंगा। ओके, अब ये कह रहा है कि अगले, ओके, नजदीक के सेंस में नहीं, ये कहता है कि मैं तुम्हें अगले स्टेशन पर मिलूंगा। हाँ, सो नेक्स्ट इज फॉर ऑर्डर और क्रम को बता रहा है। सो इसी तरह से नियर और नेक्स्ट इनका यूज करना आपको आया होगा। नियर जहां पर डिस्टेंस को शो करता है, सो नेक्स्ट इज फॉर ऑर्डर। आइए
बढ़ते हैं अब अगले ऐसे ही कुछ और वर्ड्स। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं मैनी और मच। मैनी और मच को लेकर भी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किन सिचुएशन में मैनी का यूज़ होता है और मच का यूज़ कब किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मच और मैनी का यूज़। मच का अर्थ होता है क्वांटिटी यानी मात्रा। मच वर्ड जो है वो किसी वस्तु की क्वांटिटी को बताएगा यानी उसके परिमाण को, उसकी मात्रा को बताएगा, जबकि मैनी जो है वो नंबर्स को बताएगा, उसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा। सो मच और मैनी में यही अंतर है। मच जो है वो मेनली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, ऐसी नाउन्स जिन्हें हम काउंट ना कर सके, ओके, उनके साथ मच का यूज होगा, जबकि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम मैनी का यूज करेंगे। ओके, सो मच जो है वो क्वांटिटी या मात्रा को बताता है, जबकि मैनी यहाँ पर नंबर या संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझते हैं। मैनी पीपल केम टू सी द फेयर। बहुत से लोग फेयर देखने के लिए आए, मेला देखने के लिए आए। अब यहाँ मैनी पीपल की बात हो रही है, यानी लोगों को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं, सेपरेटली हम सभी लोगों को काउंट कर सकते हैं। पीपल ऐसी चीज नहीं है जिन्हें हम अनकाउंट ना कर सके, यानी काउंट ना कर सके। ओके, सो यहाँ इसके साथ मैनी का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोगों की संख्या होती है या मात्रा होती है? संख्या होती है, तो संख्या को प्रदर्शित करता है मैनी और मात्रा को प्रदर्शित करता है मच। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे वो कोई पदार्थवाचक संज्ञा है, मैटर है, कोई मिल्क ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, या आपका कोई क्वालिटी वाली नाउन्स हैं, ओके, जैसे पेशेंस है, विजडम है, तो ये ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल है। इनके साथ मच का प्रयोग किया जाता है, ना कि मैनी का, क्योंकि मैनी जो है वो अपने आप में काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। देयर आर मैनी बॉयज। अब यहाँ बॉयज जो है वो काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने बॉयज हैं, बॉयज को काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी का यूज हुआ है, क्योंकि बॉयज जो है वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन की एक जो विशेषता है कि उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते, काउंटेबल नाउन का आप प्लूरल बना सकते हैं। सो यहाँ पे प्लूरल भी बना है, तो यानी कि ये काउंटेबल नाउन है। सो काउंटेबल नाउन के पहले मैनी का यूज होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज किया जाता है। आइए जैसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देयर इज मच नॉइज इन क्लास। क्लास में बहुत अधिक शोर हो रहा है, नॉइज हो रही है। सो मच जो है, नॉइज कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। अब इसे काउंट तो नहीं कर सकते ना नॉइज को हम, तो अनकाउंटेबल नॉइज के पहले हम मैनी तो नहीं लगा सकते कि देयर इज मैनी नॉइज, क्योंकि मैनी जो है वो नंबर को शो करता है। अब यहाँ नंबर को थोड़ा ना शो करना है, नॉइज तो सीधे सीधे एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। सो इससे पहले हम मच का यूज करते हैं। देयर इज मच नॉइज इन क्लासरूम। तो आज के बाद अगर कोई सेंटेंस आए, आपसे मच और मैनी का यूज करवाए, और आप नाउन को देखकर पहचान जाएंगे कि नाउन कैसी है, नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा मच और मैनी का यूज होगा। हैव यू मच मनी? क्या तुम्हारे पास अधिक धन है? अब यहाँ मनी की बात हो रही है। ओके, मनी यानी धन। कोई काउंटेबल संख्या हमें यहाँ नहीं बताई गई है जिसके साथ हम मैनी का यूज करें, तो यहाँ मच आया है। ओके, मच मनी। अगर सेंटेंस में कोई एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस दे जहां मनी है और बताए मैनी मनी, तो कभी नहीं होगा। क्या होगा? मच मनी। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऑल, होल और ऑल जो वर्ड है उनका शाब्दिक अर्थ तो एक जैसा ही है दिखने में। होल का मतलब भी पूरा और ऑल का मतलब भी संपूर्ण या पूरा। अब यहाँ होल और ऑल में अंतर क्या है? होल जो है वो क्वांटिटी
शो करता है, यानी सिर्फ परिमाण मात्रा को बताएगा, वस्तु की परिमाण को बताएगा होल। ओके, जबकि ऑल जो है वो मात्रा को भी बताएगा और संख्या को भी बताएगा, यानी ऑल जो है वो नंबर के लिए भी यूज करेंगे वस्तु के और उसकी क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, होल का यूज हम जब एज अ एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो होल से पहले द आ जाता है। ओके, जिस तरह से इसमें यूज किया गया है, द होल कंट्री फेल्ट शॉक्ड एट हिज डेथ। ओके, यहाँ पे द होल का एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो होल जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है, जबकि ऑल जो वर्ड है वो क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे कि इन एग्जाम्पल को समझते हैं। ऑल फ्रेंड्स वेंट ऑन टूर, सभी दोस्त टूर पर गए। अब यहाँ संख्या बताता है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल तो है नहीं। सो फ्रेंड्स के साथ यानी यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के साथ आया है, नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है कि सभी दोस्त, जितने भी दोस्त थे सभी टूर पर गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल हिज मनी वॉज स्पेंट, उसका सारा मनी खर्च हो गया, खत्म हो गया। ओके, सो ऑल यहाँ पे मनी के लिए आया है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ऑल का यूज काउंटेबल, अनकाउंटेबल और दोनों तरह की नाउन के साथ किया जा सकता है। यानी ये परिमाण भी बता सकता है, ये मात्रा, नंबर और क्वांटिटी दोनों को ये बता सकता है। ऑल हिज मनी वॉज स्पेंट, यहाँ पर ये मात्रा बता रहा है कि उसका सारा धन खर्च हो गया। द होल कंट्री फेल्ट शॉक्ड एट हिज डेथ, पूरा का पूरा कंट्री उसकी डेथ पर शॉक्ड महसूस कर रहा था। ओके, सो यहाँ पर द होल कंट्री, द होल आया है। अगर होल से पहले द का यूज हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी सेंटेंस में होल से पहले द का यूज हो जाता है तो यहाँ पर होल का काम होता है उस नाउन को क्वालिफाई करना। ये कंट्री को क्वालिफाई कर रहा है, द होल कंट्री। तो यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये जो वर्ड है द होल, यहाँ पर ये पूरा वर्ड जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, अगर होल से पहले द का यूज हो। द होल कंट्री फेल्ट शॉक्ड एट हिज डेथ, तो सारा देश, होल कंट्री। सो सारा यहाँ पे क्या बता रहा है, द होल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसी तरह से ही सोल्ड द होल मिल्क, उसने सारा दूध बेच दिया। यानी होल यहाँ मात्रा बता रहा है कि उसने क्या किया, अपना सारा दूध बेच दिया। अब दूध कैसी नाउन है, मिल्क कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि होल जो है वो मात्रा बता रहा है यहाँ मिल्क की, होल मिल्क, सारा दूध उसने बेच दिया। तो इस तरह से ऑल और होल, इन दोनों के यूज को हमने जाना कि ऑल का यूज कहाँ किया जाता है और होल का यूज कहाँ किया जाता है। जहां पर कि होल जो है वो सिर्फ क्वांटिटी को शो करता है एंड ऑल जो है वो नंबर एंड क्वांटिटी दोनों को शो करता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।